what is the importance of nutrition in today's lifestyle? तो बेसिकली जितने डिसीज कंडीशन है, हार्ट अटैक, पीसीओडी, टाइप 2 डायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये सब चीजें हम रोक सकते हैं। सुबह आप उठोगे तो आप फ्रेश एकदम दिन स्टार्ट करने के लिए, जब 3-3:30 बज जाता है वो इंसान का एनर्जी लेवल ड्रॉप डाउन होता है। ऐसे क्यों होता है? इसके पीछे दो रीजन है, एक तो टेस्टोस्टेरोन लेवल है और सेकंड थिंग मील बहुत मैटर करता है। लोग कार्ब अगर खाते हैं तो इंसोम्निया होता है। लो कार्ब्स खाने की वजह से इंसोम्निया हो सकता है, 101% हो सकता है। बट अगर मैं कीटो डाइट की बात करूं तो मुझे व्हाट ट्रेंड में से क्योंकि आप बोल रहे हैं अगर कार्ब्स नहीं खाएंगे तो इंसोम्निया होता, कीटो डाइट में कार्ब्स खाना मना ही है, तो फिर क्या होता है इंसान? जब डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट का कंसल्ट करते हो तो फर्स्ट सिटिंग में आपका कभी भी टेलर मेड नहीं बनेगा। इट विल टेक 3 months 6 months, मे बी टेक 1 year to get on the right track. Yeah, not get on right track, to get on your actual tailor made right diet plan. It takes 1 year. और डॉक्टर साहब जी पहले के ज़माने की बात अलग है कि लोग सुबह जाते थे काम पे, शाम को आते थे, एक फिक्स्ड हेल्दी ब्रेकफास्ट होता था, लंच, इवनिंग स्नैक, डिनर। अभी वो शेड्यूल इतना हिल गया कि लोगों का काम करने का टाइमिंग अलग है, उठना, सोना, काम कर, एवरीथिंग इज बीन मिक्सड एंड मैच्ड। सो व्हाट इज योर टेक? बिकॉज आपका टाइमिंग मैच नहीं तो न्यूट्रिशन भी प्रॉपर मैच नहीं होता। यानी कि अगर आप सुबह मैं अगर सुबह उठ के ब्रेकफास्ट कर लूँगा, आप सुबह उठ के लंच करेंगे तो डिनर करेंगे, बिकॉज आपका टाइम शेड्यूल हिला हुआ है। सो हाउ डज दैट अफेक्ट द बॉडी एंड न्यूट्रिशन? तो बेसिकली क्या होता है, जब हमारा टाइमिंग चेंज होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो नाइट शिफ्ट करता है तो एक सर्केडियन रिदम होता है हमारा, तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट हमारी बायोलॉजी की वजह से रात को ही नींद आती है। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है कि अगर नहीं हो रहा है तो हमें कुछ भी करके वहाँ पे फिक्स होना ही पड़ेगा कि ये मेरा परफेक्टली इसी टाइम पे मैं लंच करूँगा, इसी टाइम पे डिनर करूँगा, इसी टाइम में ब्रेकफास्ट करूँगा। हमारे पास ऑप्शन नहीं है, बट ये हो सकता है। इट इज़ नॉट नियरली इम्पॉसिबल, थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी बट करना पड़ेगा। जब बाहर से आप खाना खाने जाते हैं रेस्टोरेंट्स में, क्या आपको पता है वो किस तरह से तेल इस्तेमाल करते हैं? व्हाट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन यू आर गेटिंग इन योर बॉडी बाय कंज्यूमिंग फूड फ्रॉम आउटसाइड, नॉट नोइंग व्हाट काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट्स हैव बीन पुट टू क्रिएट दैट फूड दैट यू आर कंज्यूमिंग? हाउ इम्पोर्टेंट इज गट हेल्थ फॉर अ पर्सन? एंड उसको मेंटेन करने के लिए व्हाट इज राइट फूड दैट इज नीडेड टू मेंटेन योर गट हेल्थ? तो बेसिकली गट हेल्थ कौन गवर्न करता है ह्यूमन बॉडी के अंदर? तो हमारे गट के अंदर बैक्टीरियाज होते हैं, बिलियन ट्रिलियंस बैक्टीरिया। अभी देयर आर थिंग्स अवेलेबल इन द मार्केट फॉर योर गट। क्या चीज़ है कि अब नहीं मिल रहा है जो पहले मिलता था? तो अभी मैंने आपको जो टर्म एक्सप्लेन किया है ना सोल्यूबल फाइबर का, दैट इज अ प्रीबायोटिक फूड, और वो होता है हमारे ओनियन के अंदर फॉस, फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड। मोस्ट ऑफ सप्लीमेंट के अंदर भी फॉस ऐड किया जाता है। बट अभी जो भी मिलता मार्केट में, एनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एनीथिंग दैट यू आर कंज्यूमिंग, हाइब्रिड ही मिलता है। एग्जैक्टली, हाइब्रिड मिलता है। ऑर्गेनिक भी है, फिर भी वो हाइब्रिड है, बट उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। Hello everybody, welcome to another podcast of Anthropic Mic Testing with me, Gavin Phillips. Today I have got a very known guest on the couch here today. Now today's podcast is going to be very interesting because we're going to ask those kind of questions which you all want to get answers for. Yes, you heard me right. So on the couch I have with me Dr. Rahul Bade. He is the director and the co-founder of Rakesh Udyar Fitness Academy, and I'm very happy to welcome you on the couch here, Dr. Rahul. Thank you very much for coming on and being a part of the Anthropic Mic Testing. Okay. So sir, हम लोग directly we'll get into serious conversations that we're going to have right now. Sure. In today's lifestyle, what is the importance of nutrition in today's lifestyle? Okay. तो बेसिकली जितने डिसीज कंडीशन है, हार्ट अटैक, पीसीओडी, टाइप 2 डायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये सब चीज़ें हम रोक सकते हैं अगर हम आज के दिन से न्यूट्रिशन को प्रॉपरली फॉलो करना स्टार्ट करेंगे। तो मोस्ट ऑफ दिस लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स क्यों हो रहा है? बिकॉज हमारा न्यूट्रिशन परफेक्ट नहीं जा रहा है। अगर न्यूट्रिशन परफेक्ट जा रहा है तो आपकी कोलेस्ट्रॉल की लेवल कंट्रोल रहेगी, लिपिड प्रोफाइल बढ़िया रहेगा, आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़िया रहेगा, तो आगे जाके डायबिटीज़, हार्ट अटैक, एथेरोस्क्लेरोसिस, ये सब डिसीज हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग कि नाउअडेज एक काफ़ी कॉमन क्वेरी आ रही है क्लाइंट के थ्रू, काफ़ी लेथार्जिक फील हो रहा है आफ्टर 3 PM to 4 PM। बट ये कॉमन सिचुएशन है, इट्स नॉट समथिंग न्यू। ये कॉमन चीज़ है कि सुबह आप उठोगे तो आप फ्रेश एकदम दिन स्टार्ट करने के लिए, जब 3-3:30 बज जाता है वो इंसान का एनर्जी लेवल ड्रॉप डाउन होता है। ऐसे क्यों होता है?
इसके पीछे 2 रीजन है। एक तो टेस्टोस्टेरोन लेवल है, अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत बढ़िया चल रहा है, मॉडरेट लेवल में है, तो पर्सन फील एनर्जेटिक, उसको लिथार्जी फील नहीं होगी। और सेकंड थिंग, मील बहुत मैटर करता है। अगर हम अभी पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, बट इससे पहले अगर मैं हेवी मील कंज्यूम करके आपके साथ पॉडकास्ट शूट करने बैठता, तो मेरी बॉडी का पूरा ब्लड सर्कुलेशन मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ रिडायरेक्ट हो जाएगा, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो मेरे ब्रेन को एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सप्लाई नहीं होगा, सो आई फील लिथार्जिक। तो आफ्टरनून में द पर्सन फीलिंग लिथार्जिक, उसने मील पोर्शन कंट्रोल करना चाहिए। तो अगर वो मील कंट्रोल करेगा तो डेफिनेटली उसको आफ्टर 3 PM के बाद भी नींद नहीं आएगी, एनर्जेटिक रहेगा। और जब बॉडी को कैलोरीज कम मिलती है, बॉडी अलर्ट हो जाती है। तो मोस्ट ऑफ पीपल का क्या होता है, जब भी वो काफ़ी लो कार्ब्स डाइट कंज्यूम करते हैं, इंसोम्निया डेवलप होता है, बिकॉज हमारे ब्रेन को भी हील करने के लिए अगर खाते हैं तो इंसोम्निया होता है। लो कार्ब्स खाने की वजह से इंसोम्निया हो सकता है, 101% हो सकता है। मेरा एक कॉन्ट्रडिक्टिंग क्वेश्चन है, लो कार्ब से अगर इंसोम्निया होता है, एंड इफ आई जस्ट आई एम नॉट गोइंग टू एनी न्यूट्रिशन काइंड ऑफ टॉपिक, बट अगर मैं कीटो डाइट की बात करूँ, मुझे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, क्योंकि आप बोल रहे हैं अगर कार्ब्स नहीं खाएंगे तो इंसोम्निया होता, कीटो डाइट में कार्ब्स खाना मना ही है, तो फिर क्या होता है इंसान का? तो ये हर किसी में नहीं होता है। अगर आप पर्सनली मुझे पूछोगे, अगर मैं एक्सट्रीमली लो कार्ब्स खाऊंगा, मैं पूरा दिन विदाउट कार्ब्स रह सकता हूँ, फैट, प्रोटीन, फाइबर पे जी सकता हूँ। बट अगर मैंने डिनर में कार्ब्स नहीं खाया तो मैं रात के 2, ढाई, 3 बजे तक सो नहीं पाता हूँ। तो रात के डिनर में मुझे 20-30 ग्राम्स चाहिए, मतलब चाहिए। अगर आपको कीटोजेनिक डाइट लाइफस्टाइल अगर अच्छे से हो रहा है, अगर आप अच्छे से विदाउट कार्ब्स से प्रोटीन फैट खा के आपको सटाइटी अच्छे से डेवलप हो रही है, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। बट हर किसी में नहीं होता ये पॉसिबल। तो पर्सन टू पर्सन ये वैरी करेगा। इट इज नॉट आप कल इसका रील शूट करके एडिट करके डाल दोगे कि लो कार्ब्स खाने से इंसोम्निया होगा, तो ऑल सोशल मीडिया इज गोइंग टू हैमर मी। वो लोग नहीं, फॉर्मेट की इजी, वी आर गोइंग टू टॉक टू द पॉइंट जो है। अभी आपका एक मैसेज था कि अगर कार्ब्स कम खाओगे या ना के बराबर खाओगे, एक्सट्रीमली लो कार्ब्स खाओगे, ना के बराबर खाओगे, देयर मे बी चांस, हर किसी में नहीं बट कुछ लोगों में इंसोम्निया डेवलप हो सकता है। पर्सनली मुझ में तो होता ही है इंसोम्निया डेवलप, अगर मैं कार्ब्स नहीं खाता हूँ तो। नॉर्मली ये भी कहा जाता है कि शाम को बिफोर द सनसेट जितना कार्ब्स आप खाना चाहते हैं खाओ, सनसेट के पहले, सनसेट के बाद कार्ब्स खाना बंद कर दो। नहीं, ये टोटली रॉन्ग है। तो जितना खाना है उतना खा लोगे कार्ब, तो एक्सेस कार्ब्स कहाँ पे जाएगा? एक्सेस कार्ब लीवर में जाएगा, फैट के अंदर कन्वर्ट होगा। एक्सेस फैट कहाँ पे जाएगा? एडिपोस टिश्यू में जाएगा। तो शाम सूरज ढलने से पहले भी हमें एडिक्वेट अमाउंट में, हर किसी की बॉडी की कार्ब्स की रिक्वायरमेंट अलग है, तो वो रिक्वायरमेंट फाइंड आउट करके जिसके बॉडी को जितना कार्ब्स लगता है उतना उसको खाना चाहिए। अभी आपने जैसे थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर सोशल मीडिया पे अगर आ गया है कि कार्ब्स खाने से इंसोम्निया होता, तो बहुत बैशिंग होगा सोशल मीडिया पे। चल सोशल मीडिया की बात ही कर लेते हैं। अभी हर एक इंसान जिसके हाथ में फोन है उसके पास सोशल मीडिया तो है, एंड आजकल के लोग अपेरेंटली बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं सोशल मीडिया पे। अभी जब आप फॉलो करते किसी को, आप फॉलो करते क्योंकि आपको वो इंसान या वो जो कंटेंट वो आपको दिखा रहे, आपको पसंद है। इतने सारे लोग अलग अलग चीज को सपोर्ट करते हैं। व्हेन इट कम्स टू न्यूट्रिशन, में सिर्फ न्यूट्रिशन की बात कर रहा हूँ, कहाँ और टॉपिक में डाइवर्ट करूंगा ही नहीं। ओके, सो इफ समवन नोन पर्सनालिटी कम्स कि मैं यही खाता हूँ सुबह, यही खाता हूँ दोपहर, यही खाता हूँ शाम, एंड कोई फॉलो कर, समवन फॉलो द डाइट, क्या सही है गलत है, क्या करना पड़ता है उस चीज के लिए? ओके, तो अगर कोई सोशल मीडिया देख के, किसी का लाइफस्टाइल देख के, किसी का न्यूट्रिशन देख के, या किसी का जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं ना, वहाँ पे कंपाउंड यूज़ करते हैं, वो डोज यूज़ करके अगर उसकी लाइफ के अंदर चेंज करना है, फिजिक्स के अंदर चेंज करना है, तो उसके लिए मेरा थम्स अप रहेगा। डेफिनेटली करो, 3 मंथ्स तक करो, आपको समझ में आएगा ऑल दिस आर द बुलशिट, ये काम नहीं करेगा। एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको। दंगल मूवी में आमिर खान का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, करेक्ट? यस। बट उनका डाइट लीक हुआ था कि आमिर खान ये खाते थे लंच के लिए, गेनिंग के लिए उन्होंने बहुत जबरदस्त खाया, करेक्ट? बट कटिंग के लिए उन्होंने जो खाया, उनका डाइट लीक हुआ कि ब्रेकफास्ट के लिए खाया, लंच के लिए खाया। एंड आमिर खान लुक्ड वेरी गुड, अमेजिंगली ही लुक्ड व्हेन ही वाज रिप्ड, करेक्ट? तो मेरे कहना मतलब अगर मुझे भी वैसे बॉडी चाहिए लाइक आमिर खान वाज रिप्ड, एंड इफ आई हैव द न्यूट्रिशन लीक, मैं वही फॉलो करूंगा ना, क्योंकि आमिर खान ने फॉलो किया था। क्या वो सही है गलत है? ये मैं बोल रहा हूँ ना, आप करो फॉलो,
3 मंथ्स तक करो, 6 मंथ तक करो, आपको रिजल्ट आमिर खान की तरह नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हर किसी की बॉडी डिफरेंट है। एवरीबॉडीज बॉडी इज अ डिफरेंट मशीन। जैसे कि एक लेमैन लैंग्वेज में बताता हूँ, अगर मेरी मारुति कार है तो मैं फॉक्सवैगन में लेके जाऊंगा तो वहाँ पे रिपेयर नहीं होगा, क्योंकि उसके इंजीनियर को पता नहीं मारुति का स्पेयर पार्ट क्या है। BMW वाली कार मर्सिडीज में रिपेयर नहीं होगी। उसी तरह से हर किसी की बॉडी डिफरेंट है, उसके अंदर आपका एज मैटर करेगा, टेस्टोस्टेरोन लेवल मैटर करेगा, लाइफस्टाइल मैटर करेगी, आप कितना वेट लिफ्टिंग करते हो, कितना एक्सरसाइज करते हो, आपकी लाइफस्टाइल कैसे है, इन सब चीज़ों को कंसिडर करके टेलर मेड डाइट प्लान बनता है हर किसी लिए। तो यूनिवर्सल डाइट प्लान इस दुनिया में नहीं है। अगर कोई दे भी रहा है, दैट कैन सेलिंग द बुलशिट, कुछ नहीं होगा उससे। बहुत लोगों ने ट्राई किया इससे पहले कि यूनिवर्सल डाइट प्लान दे दे हर किसी को, बट वो काम नहीं किया बाद में। फिर सबका एक टेलर मेड प्लान होता ही है। और एक इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहूंगा कि आप जब डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट का कंसल्ट करते हो तो फर्स्ट सिटिंग में आपका कभी भी टेलर मेड नहीं बनेगा। उसके अंदर ट्रायल एरर होगा, एडिट्स होगा, आपकी बॉडी को क्या सूट कर रहा है क्या नहीं, उसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा। इट विल टेक 3 मंथ, 6 मंथ, मे बी टेक 1 year to get on the right track. Yeah, not get on right track, to get on your actual tailor-made right diet plan. It takes 1 year. Maybe 1 year, 2 years. क्या बात कर रहे हैं आप? Yeah. तो सेलिब्रिटी लोग हैं जो स्पेंड करते हैं ना, they spend madly 10, 15, 20 lakhs rupees per month. For what? For their diet and their food and their trainers. Wow. So that means having a right. So that means आपके कहने का मतलब कि जो सेलिब्रिटी लोग 15 लाख 20 लाख खर्च करते, कम बोला है मैंने। ऑब्वियसली लोग एक ऐसे इंसान के पास जाते हैं जिनके पास वो सही राइट इन्फॉर्मेशन है, जो उनको टेलर मेड इन्फॉर्मेशन दे विद इन अ शॉर्ट टाइम स्पैन देन अ 1 year. या तो फिर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि वो ऐसे लोगों के पास जाते हैं जिसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, और वो 1 साल नहीं लेगा उनका जो टेलर मेड परफेक्ट प्लान है वो भी अचीव करने के लिए 2 मंथ 3 मंथ्स लगेगा, बट लगेगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा आप दुनिया में किसी के पास सामने जाके बैठो, बोलो मुझे टेलर मेड प्लान दे दो, और उसको बोलो हाउ मच यू चार्ज, से 50,000 5 lakhs दे दो, बट 30 days में इतना रिजल्ट मिलना चाहिए, तो बोलेगा हाँ मिलेगा, बट यू हैव टू यूज सम बैन सब्सटेंसेस, तभी जाके मिलेगा। तो ऐसा कभी भी नहीं होता है, 1 सिटिंग में किसी को भी टेलर मेड परफेक्ट प्लान नहीं होगा। क्योंकि अगर मैं जो फूड चॉइसेस आपकी बॉडी को सूट नहीं करती, अगर मैं राइट डाउन कर दूंगा वो आपके डाइट प्लान में, अगर सूट ही नहीं करेगा तो आपको रिजल्ट कैसे मिलेगा? दैट इज द थिंग। टाइम लगेगा, मुझे भी समझ में टाइम लगेगा कि एग्जैक्टली आपको क्या सूट कर रहा है, आपको भी टाइम लगेगा, मुझे भी टाइम लगेगा, बॉडी को क्या एक्सेप्ट करता है वो भी समझने में वक्त लगता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्लाइंट जो होता है ना, इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, तो आप बहुत बढ़िया डाइट देते हो, एक्सट्रीमली लो कार्ब्स देते हो, फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता है। कभी कभी इंटरमिटेंट फास्टिंग पे भी नहीं मिलता है, कभी कभी इंटरमिटेंट कीटो करते हैं लोग, तब जाके मिलता है। तो बॉडी बेसिकली इंसुलिन, आपको खेलना पड़ेगा टिल द टाइम यू डोंट अंडरस्टैंड व्हिच इज राइट। एग्जैक्टली। जैसे कि हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं मिंत्रा के ऊपर, तो कभी भी नया ब्रांड है हमने ऑर्डर किया, तो कभी मेरे साथ तो कभी भी वो परफेक्टली फिट नहीं आता, 1-2 बार वो रिटर्न आता है, फिर जाके वो मुझे मेरी फिटिंग समझ में आती है। हर ब्रांड की फिटिंग अलग होती है। राइट। और डॉक्टर साहब जी, पहले के ज़माने की बात अलग है कि लोग सुबह जाते थे काम पे, शाम को आते थे, एक फिक्स्ड हेल्दी ब्रेकफास्ट होता था, लंच, इवनिंग स्नैक, डिनर, गो टू बेड अर्ली, गेट अप अर्ली, एक शेड्यूल होता था लोगों में। अभी वो शेड्यूल इतना हिल गया कि लोगों का काम करने का टाइमिंग अलग है, उठना सोना काम कर, एवरीथिंग इज बीन मिक्स्ड एंड मैच्ड। मेरे ख्याल से आपका टाइम मेरा टाइमिंग इनकी टाइमिंग से मैच होता ही नहीं है। सो व्हाट इज योर टेक, बिकॉज आपका टाइमिंग मैच नहीं तो न्यूट्रिशन भी प्रॉपर मैच नहीं होता। यानी कि अगर आप सुबह मैं अगर सुबह उठ के ब्रेकफास्ट कर लूँगा, आप सुबह उठ के लंच करेंगे तो डिनर करेंगे, बिकॉज आपका टाइम शेड्यूल हिला हुआ है। सो हाउ डज दैट अफेक्ट द बॉडी एंड न्यूट्रिशन? तो बेसिकली क्या होता है, जब हमारा टाइमिंग चेंज होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो नाइट शिफ्ट करता है, तो एक सर्केडियन रिदम होता है हमारा, तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट हमारी बायोलॉजी की वजह से रात को ही नींद आती है। और जब हम एडिक्वेट अमाउंट नींद लेते हैं तो एक स्ट्रेस हार्मोन होता है, दैट इज अ कॉर्टिसोल, तो वो कॉर्टिसोल की लेवल न्यूट्रल करने में, लो डाउन करने में, कम करने में हेल्प करता है। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है कि अगर नहीं हो रहा है तो हमें कुछ भी करके वहाँ पे फिक्स होना ही पड़ेगा कि ये मेरा परफेक्टली इसी टाइम पे मैं लंच करूँगा, इसी टाइम पे डिनर करूँगा, इसी टाइम में ब्रेकफास्ट करूँगा। हमारे पास ऑप्शन नहीं है, बट ये हो सकता है, इट इज़ नॉट नियरली इम्पॉसिबल, थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी बट करना पड़ेगा। राइट। एंड अगर कोई एक से वेट लॉस जर्नी पे है,
मसल गेन जर्नी पे है एंड फैट लॉस जर्नी पे है, ऑब्वियसली देयर इज समथिंग व्हिच एवरीवन लव्स व्हेन दे गो ऑन टू स्ट्रिक्ट डाइट इज चीट मील. चीट मील टर्न्स इनटू अ चीट डे. फर्क क्या है दोनों में? तो बेसिकली क्या है कि जब भी हम स्ट्रिक्ट डाइट यानी लो कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर जाते हैं, या जब भी हम कीटोजेनिक डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, तो मोस्टली कार्बोहाइड्रेट को हमारे डाइट से रिस्ट्रिक्ट करते हैं. तो हमारा जो ब्रेन है, तो ब्रेन को ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है. अगर मैं 10 दिन भी कार्ब्स कंज्यूम नहीं करूँगा, फिर भी अगर मेरा 10 दिनों के बाद आप ब्लड टेस्ट करोगे, तो मेरी फास्टिंग ब्लड शुगर उस टाइम भी 70 मिलीग्राम पर लीटर इतना आएगा. यानी हर लीटर के अंदर 70 मिलीग्राम इतना ग्लूकोज मिलेगा मेरे. तो बॉडी क्या करती है कि नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से लीवर के अंदर ग्लूकोज बनाना स्टार्ट करती है. मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ग्लूकोज ब्रेन के लिए क्रूशियल है. आप खाओ भी नहीं, कंज्यूम भी नहीं करोगे ना कार्बोहाइड्रेट, तो स्टिल हमारी बॉडी बनाती रहेगी. आप Correct. 10 दिन भी फास्ट कर लो, 15 दिन भी फास्ट कर लो, वो बनाएगी ही बनाएगी. और एक सेल्स होती है आरबीसी, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज ही एज ए एनर्जी सोर्स है. जैसे कि ब्रेन के लिए हमारे ग्लूकोज भी है, कीटोन्स भी है, बट आरबीसी के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारा एक ही फूड सोर्स है, ग्लूकोज. तो क्या होता है, जब हम ग्लूकोज को रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो क्रेविंग स्टार्ट हो जाती है. ठीक है. और ये क्रेविंग भी क्यों होती है? बिकॉज हमारी बॉडी परफेक्टली, बॉडी के अंदर जो फैट स्टोरेज है ना, उसको ब्रेक डाउन नहीं कर पा रही है. तो ब्रेक डाउन ना कर रही है, उस वजह से हमें ब्रेन को क्रेविंग हो रही है. अगर हम इसको एक चीट मील के साथ सेटिस्फाई नहीं करेंगे, तो बीच में 101% आपका डाइट ब्रेक होने वाला है, या मॉरल ब्रेक डाउन होने वाला है. और जब भी कोई चीट मील लिया जाता है, तो डेफिनेटली इट इज नॉट अ चीट डे, इट इज अ चीट मील. और जो चीट मील होता है, मोस्टली आप जो चीज़ पसंद होती है, जैसे कि अगर मैं बहुत स्ट्रिक्ट डाइट कर रहा हूँ, तो मुझे छोले भटूरे की याद आती है. जब भी मैं वर्कआउट खत्म करता हूँ, ऐसा लगता है आज जाके ऑर्डर कर दिया, कर दो कुछ. तो ये होता है. तो अगर आप ठीक है, अभी संडे का दिन है, मैं संडे जो मेरी मनपसंद चीज़ें खाऊंगा एडिक्वेट अमाउंट में, उसके साथ कुछ प्रोटीन भी खाऊंगा, कुछ फैट भी खाऊंगा, फाइबर भी खाऊंगा, तो मैं भटूरे बट ऑब्वियसली कम ही खाऊंगा. तो ये एक होता है, चीट मील करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए, बट इट शुड बी अ चीट मील, मील. नॉट चीट डे. डन. तो जब हम लोग वर्कआउट करते and we obviously need protein. So if I consume protein, not in the form of supplement but natural food, sort of protein, do I have to consume something else along with the protein for the body to absorb the protein? Okay. डाइजेस्टिव एंजाइम्स मार्केट के अंदर अवेलेबल है, बट उसकी ज़रूरत नहीं है जैसे प्रोटीन कि को वो डाइजेस्ट करने के लिए. डाइजेस्टिव एंजाइम का एक ब्लेंड आता है, बट अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर ढेर सारे डाइजेस्टिव एंजाइम है. जैसे कि हमारे स्टमक के अंदर पेप्सिन होता है, देन स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है, तो ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, पेप्सिडेज ए, पेप्सिडेज बी, डाइपेप्टिडेज, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, तो ढेर सारे होते हैं. बट वो इतना मैटर करते पता नहीं, बिकॉज जितनी हमारी ये सप्लीमेंट कंपनी है, तो हर कोई डाइजेस्टिव एंजाइम का ब्लेंड यूज करती है सप्लीमेंट प्रोटीन के अंदर डाइजेशन इंप्रूव करने के लिए. बट एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा प्रोटीन का डाइजेशन इंप्रूव करने के लिए. तो सबसे फर्स्ट थिंग इज दैट, अगर कोई न्यू कमर है और वो उसको ट्रेनर ने, न्यूट्रिशनिस्ट ने बता दिया कि आप डेली प्रोटीन बहुत कम कंज्यूम कर रहे थे, नाउ यू हैव टू कंज्यूम 120 ग्राम प्रोटीन पर डे. 120 ग्राम. अगर वो सडनली 120 ग्राम कंज्यूम करना स्टार्ट कर देगा, पहले 40 ग्राम 50 ग्राम कर रहा था, अभी सडनली उसने उसकी क्वांटिटी डबल कर दी, तो उसकी बॉडी उसको ब्रेक डाउन नहीं करेगी. फर्स्ट थिंग, अगर वो ब्रेक डाउन नहीं होगा, तो लार्ज इंटेस्टाइन में जाके फर्मेंट होगा, और फर्मेंट होगा तो फर्मेंटेशन के थ्रू एक्सेस गैस बनेगा, तो गैस बनने की वजह से ब्लोटिंग हो सकता है, फ्लैटुलेंस हो सकता है. बट जैसे जैसे टाइम जाएगा, वो उसका प्रोटीन इंटेक ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा, तो बॉडी अडेप्ट कर लेगी. और जैसे मैंने एंजाइम के नाम बताए, वापस नहीं बताऊंगा व्यूअर्स परेशान हो जाएंगे. ठीक है. तो फिर बॉडी क्या करती है, धीरे धीरे वो एंजाइम बनाना स्टार्ट करती है. राइट. एंड सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि जो प्रोटीन का फर्स्ट ब्रेकडाउन होता है, वो हमारे स्टमक के अंदर होता है. और स्टमक के अंदर क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl होता है. और ये HCl का जो pH है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, 1.5 होता है. जो बैटरी के अंदर एसिड होता है, उसका pH 1 है. अगर हाथ लग जाए तो हाथ जल जाएगा. तो स्टमक का एसिड भी इतना स्ट्रॉन्ग होता है. तो जब हम प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है. तो फर्स्ट एक्शन क्या होती है, डीनेचराइजेशन ऑफ प्रोटीन. और क्या करता है, ये स्टमक का एसिड उसको डीनेचर करता है.
सेकंड थिंग, स्टमक का एसिड क्या करेगा कि जो हमारी बॉडी के अंदर, स्टमक के अंदर इनएक्टिव एंजाइम है पेप्सिनोजन, उसको वो एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में करेगा। तो आप बोल रहे हो इतना क्यों थेरी साइंस बता रहे हो, उसके पीछे एक रीजन है। क्या रीजन है? अगर मैं एग्स कंज्यूम करना है मुझे आफ्टर एक्सरसाइज, 4 एग्स वाइट कंज्यूम करना है, वो एग्स वाइट कंज्यूम करने से पहले मैं आधा लीटर 1 लीटर पानी पी लूंगा, तो ये पानी क्या करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाइल्यूट करेगा। अगर ये डाइल्यूट हो जाएगा तो प्रोटीन ब्रेकडाउन का फर्स्ट एक्शन है डीनेचराइजेशन ऑफ प्रोटीन, वो होगा ही नहीं। तो जब भी आप प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हो तब वाटर को अवॉइड करो, जिस वजह से आपका वाटर को अवॉइड करो। हाँ, इनिशियल फेज में, बट उसके बाद पानी पीना है। हाफ एन आवर तक आपको वाटर को अवॉइड करना है, 30 मिनट 60 मिनट तक वाटर को अवॉइड करो। वाटर को अवॉइड करोगे, इससे क्या बेनिफिट होगा कि आपके स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस है उसका कॉन्सेंट्रेशन बना रहेगा और वो प्रोटीन के ब्रेकडाउन में हेल्प करेगा आपको। अच्छा, सो दैट मीन्स आप बोल रहे हो कि आप प्रोटीन अगर कंज्यूम कर रहे हैं तो उसका आधे घंटे के लिए खाने कंज्यूम के बाद पानी पीना मना है? मना नहीं है, अवॉइड करना है फॉर द बॉडी टू अब्सॉर्ब द प्रोटीन। नो, ब्रेक डाउन द प्रोटीन। एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ब्रेक डाउन स्टार्ट होता है हमारे स्टमक के अंदर। ओके। और ये करके देखिए, मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स ने, काफी सारे क्लाइंट ने इस चीज को फॉलो किया, दे गेट अ वेरी गुड रिजल्ट। ओके, तो सर आप बोल रहे हैं कि अगर प्रोटीन कंज्यूम करेंगे तो उसके बाद आधे 1 घंटे के लिए पानी नहीं पीना है, स्टिक करना है। माय क्वेश्चन टू यू, अभी मैं जिम जा रहा हूँ, एक फॉर्मेट में आपको बताता हूँ कैसे। मैं जिम जा रहा हूँ, जिम में जैसे वर्कआउट खत्म हो जाता, सभी लोग अपने अपने बैग खोलते, प्रोटीन निकालते, प्रोटीन में पानी मिला के ही पीते हैं। सो व्हाट इज द स्टोरी, हाउ 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 डू आई मेरे आई एम टॉकिंग ऑन अ वेरी आम आदमी ले मैन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, आपका कहना है प्रोटीन खाने के बाद नो पानी आधा 1 घंटे के लिए। अगर मुझे प्रोटीन सप्लीमेंट लेना है तो मुझे बाय डिफॉल्ट पानी तो कंज्यूम करना है, तो पाउडर तो खा भी नहीं सकता हो। उसका क्या स्टोरी है? बताता हूँ, उसके पीछे एक रीजन है। बोलिए। देखो, तो जो पहले क्वेश्चन आया था वो था कि फूड सोर्स के थ्रू था। एब्सोल्युटली। तो जो हम चिकन, फिश, एग, मीट कंज्यूम करते हैं ना, तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। तो प्रोटीन की 4 लेवल्स है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर एंड क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। तो आप प्राइमरी से क्वार्टनरी तक जाओगे उतना वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाएगा। और जो हम कंज्यूम करते हैं प्रोटीन, जिसके अंदर एग्स है, फिश है, मटन है, मीट है, ये क्या है, बेसिकली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। तो ये जब आप कंज्यूम करोगे तब आप वाटर को अवॉइड करोगे, तब आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बट जो वे प्रोटीन आप कंज्यूम कर रहे हो तो एक सप्लीमेंट फॉर्म ऑफ अ प्रोटीन है, और इसको आपको पानी 200-150 ml लेना ही पड़ेगा, ये ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। और जब आप एक्सरसाइज करते हो तो एक स्ट्रेस का रिस्पॉन्स आता है बॉडी के थ्रू और गैस्ट्रिक सिक्रेशन बढ़ता है, तो 200 ml पानी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। बट एक समझो कि वे प्रोटीन सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ प्रोटीन है जो बॉडी इजीली ब्रेक डाउन करती है, 30 मिनट्स के अंदर ब्रेक डाउन होकर एब्जॉर्ब हो जाएगा। ऑन अदर हैंड जो आप एग, चिकन, फिश कंज्यूम कर रहे हो, इट विल टेक मच मोर टाइम, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, टर्शरी क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है। Okay, so I'm consuming chicken. If I had chicken for lunch today, how long does it take for the body to break it down? Again, it varies. It take minimum 3 to 4 hours. और ये ऐसा नहीं है कि 4 आवर के बाद ही अमीनो एसिड का सप्लाई होगा। ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगा कहाँ से, आपके स्टमक से। पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्ट होगा, देन पेप्सिन एक्ट होगा, वो फिर एंटर करेगा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, देन वहाँ पे ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन ब्रेक डाउन करेगा, अब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द लोग क्या सोचते हैं 3 घंटे लगेगा, मतलब जब मैं वर्कआउट के बाद एग्स खाऊंगा तो 3 घंटे के बाद अमीनो एसिड का पूल है रिप्लेनिश होगा, नहीं, वो होता है कंप्लीट ब्रेकडाउन के लिए 3 to 4 आवर्स लगते हैं। ठीक है, तो मैं सप्लीमेंट के बारे में बात ही नहीं करना चाहूंगा, आई जस्ट वांट टू बी ऑन न्यूट्रिशन। बट आप रेकमेंड क्या करते हो नॉर्मली वर्कआउट के बाद? कैन आई हैव एग्स आफ्टर वर्कआउट, और इज इट ऑलवेज बेटर टू हैव अ प्रोटीन सप्लीमेंट आफ्टर वर्कआउट? ओके, तो ठीक है। तो बेसिकली क्या है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद एक एनाबॉलिक विंडो होता है। तो एक्सरसाइज करने की वजह से कुछ हार्मोन्स ट्रिगर होते हैं, कि जैसे कि हमारा ग्रोथ हार्मोन है, और जब हम एक्सरसाइज करते हैं कुछ अमीनो एसिड पूल डिप्लीट भी होता है, कुछ पोर्शन में डिप्लीट होता है। तो उसको रिफ्लनिश करने के लिए एनाबॉलिक विंडो में आपको ऐसा प्रोटीन लेना चाहिए कि जो आपकी बॉडी के अंदर फास्ट एब्जॉर्ब हो। तो अगर आप एग्स और वे को कंपेयर करोगे तो वे प्रोटीन कभी भी फास्ट एब्जॉर्बिंग प्रोटीन है एज कम्पेयर टू द एग्स। और एग हर किसी के लिए कन्वीनियंट नहीं है। जैसे कि मैं आफ्टर वर्क जिम जाता हूँ तो मैं सुबह निकलते वक्त एग्स लेके नहीं निकल सकता हूँ,
तो ऐसी कंडीशन में मुझे वे प्रोटीन सबसे ज़्यादा बेटर ideal होगा, है, better है। राइट? ओके सर, नाउ फॉर्मेट इज हाउ इम्पोर्टेंट इज टेस्टोस्टेरोन बूस्टर फॉर मैन? ओके, तो बेसिकली टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, तो इट इज अ मेल सेक्स हार्मोन। तो इसके ढेर सारे फंक्शंस है ह्यूमन राइट। बॉडी के अंदर। तो ये हमारी मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी है, हमारी मसल के हाइपरट्रॉफी के लिए इम्पोर्टेंट है, बोन मिनरल डेंसिटी के लिए इम्पोर्टेंट है, सेक्सुअल वेलबींग के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर ये टेस्टोस्टेरोन की लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, पर्सन में गो डिप्रेशन, वो डिप्रेशन में भी जा सकता है। तो अभी हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है ना, काफ़ी हेक्टिक लाइफस्टाइल है। सो सर तो साइंस क्या है, अगर किसी के टेस्टोस्टेरोन लेवल्स लो है, हाउ कैन अ मैन आइडेंटिफाई दैट ही इज गॉट लो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स? ओके, तो सबसे पहले ब्लड टेस्ट कराना होगा। तो बट ये ब्लड टेस्ट कराने का टाइमिंग है, तो सुबह 8 बजे, तो सुबह 8 बजे के टाइम ही आपको ब्लड देना पड़ेगा। 8 बजे क्यों? 8 बजे बिकॉज उस टाइम हमारी बॉडी सबसे ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करती है ओके। नेचुरली, अर्ली इन द मॉर्निंग। और जो हर किसी ने एक्सपीरियंस किया होगा उसकी ज़िंदगी में, अर्ली इन द मॉर्निंग पेनिस इरेक्शन भी होता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन की लेवल उस टाइम सबसे ज़्यादा पीक के ऊपर होती है। जैसे जैसे दिन आगे चला जाता है, कॉर्टिसोल की लेवल भी बढ़ जाती है और उसकी लेवल ड्रॉप होना शुरू हो जाती है। तो अर्ली इन द मॉर्निंग 8 AM को ही ब्लड देना है। और कोई लैब वाला अगर 10-11 बजे भी आपका ब्लड ले रहा है, दैट इज टोटली रॉन्ग। सुबह 8 AM। या ओके, ठीक है। तो ब्लड सैंपल के यू कम टू नो योर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, उसके अलावा अगर किसी को जज करना है अपने आप को without giving a blood sample, तो what are the signs your body shows that indicates that you have low testosterone levels? ओके, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग की लिथार्जी, कोई चीज कोई काम करने का मन नहीं करता है, ऑलवेज फील लेजी, कुछ काम करने का मन नहीं करेगा। थर्ड थिंग होता है, एक्सट्रीम केस में होता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, लैक ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी होता है, लिटिल बिट डिप्रेशन भी लोग क्या करते हैं इस फेज में फेस करते हैं, और उनका वेट भी बढ़ जाता है इस कंडीशन में। तो अगर मैं 4 सिम्टम्स बताऊंगा, सबसे पहला लिथार्जी है, लैक ऑफ एनर्जी है। थर्ड थिंग आप एक्सरसाइज कर रहे हो, जिम कर रहे हो, वजन कम नहीं हो रहा है और मसल मास बिल्डअप नहीं हो रहा है। एंड फोर्थ थिंग की सेक्सुअल इंटरेस्ट ना होना या इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ठीक है, तो अगर जो भी इंसान को ये चारों में से कोई तकलीफ हो रहा है और हैविंग दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, कैन दे कंज्यूम एनी टेस्टोस्टेरोन बूस्टर? या डेफिनेटली फर्स्ट उनको ब्लड टेस्ट कराना होगा, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी बाकी चीज़ों की वजह से भी हो सकती है, जैसे कि लिथार्जी, लैक ऑफ एनर्जी, या इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से भी हो सकता है। तो पहले वो ब्लड टेस्ट कराएंगे। सेकंड थिंग, वो उनकी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करेंगे, क्यों उनका टेस्टोस्टेरोन की लेवल कम हो रही है, बॉडी के अंदर क्यों टेस्टोस्टेरोन कम बन रहा है, तो उसको बढ़ाने के लिए उनको लाइफस्टाइल मॉडिफाइड करना पड़ेगा। और जब वो लाइफस्टाइल मॉडिफाई करेंगे तब उनको डेफिनेटली टेस्टोस्टेरोन बूस्टर मदद कर सकते हैं। बट थर्ड अप्रोच शुड बी ए टेस्टोस्टेरोन बूस्टर। थर्ड अप्रोच, थर्ड ठीक है। अप्रोच। अगर कोई लेता है टेस्टोस्टेरोन बूस्टर, बेटर गुड सही टाइम सही वक्त क्या होगा? और टेस्टोस्टेरोन बूस्टर देखो, अर्ली इन द मॉर्निंग नेचुरली हमारी बॉडी टेस्टोस्टेरोन बनाती है, करेक्ट। तो उसका तो रिदम डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और ये टेस्टोस्टेरोन बूस्टर का एग्जैक्टली इंग्रेडिएंट क्या है उसके ऊपर भी मैटर करेगा। ये कंपनी टू कंपनी वैरी करता है, वो उसके जो लेबल होता है वहाँ पे इंडिकेट करते हैं कि व्हाट इज द राइट टाइम। अभी मैं एक सिंगल स्टेटमेंट कर दूंगा तो दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट, हर ठीक है। कंपनी टू कंपनी और वैरी करेगा। लास्ट क्वेश्चन ऑन टेस्टोस्टेरोन बूस्टर, हम्म, अगर मैं ऑन अ डेली बेसिस कंज्यूम कर रहा हूँ हम्म। टेस्टोस्टेरोन बूस्टर, बॉडी पे कितने टाइम, कितने दिन, कितने हफ्ते, कितने महीने के बाद एक्चुअली फर्क दिखने लगेगा? ये अगेन इट इज वेरी ट्रिक क्वेश्चन। तो ये अगेन ब्रांड टू ब्रांड वेरी करेगा। अगर कुछ टैबलेट्स आपको 7 दिन में भी रिजल्ट दिखाना स्टार्ट कर देते हैं, बट 7 दिनों में आप लाइफस्टाइल अच्छी फॉलो कर रहे हो, एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिया, न्यूट्रिशन बढ़िया फॉलो कर रहे हो, कुछ टैबलेट 7 डेज में दिखाते हैं, कुछ लोग 1 डे का भी क्लेम करते हैं, कुछ लोग 14 डेज का भी क्लेम करते हैं। बट मैं इंश्योर करना चाहूँगा व्यूअर्स को, जब भी कभी आप एक टेस्टोस्टेरोन बूस्टर ले रहे हो, लाइफस्टाइल मॉडिफाइड करके उसको लो, और जितना डोज बोला है उतना लो, और एक सर्टेन टाइम तक रुको, क्या चेंजेस हो रहे हैं क्या नहीं, देखने के लिए। सही है सर। स्टार्टिंग में हम लोगों ने जो टॉपिक की बात की वो है न्यूट्रिशन, व्हाट इज न्यूट्रिशन दैट ह्यूमन बॉडी नीड्स, राइट? तो हमें बेसिक न्यूट्रिशन मिलता है विद आवर फूड। वी हैव प्रोटीन, वी हैव फैट, वी हैव कार्बोहाइड्रेट्स, राइट? बट बॉडी को और चीज़ों की ज़रूरत होती है। सो what all ingredient, what all supplements are needed apparently to complete a day's nutrition for a human being? कि ये पर्सन टू पर्सन अगेन गैविन वैरी करेगा,
कि किसको कौन से सप्लीमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है। हम्म। अगर किसी का गोल है मस्कुलर हाइपरट्रॉफी तो उसका रहेगा प्रोटीन रहेगा, बट किसी का गोल है कि मुझे आगे जाके ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होना चाहिए, बोन मिनरल डेंसिटी अच्छी रहनी चाहिए, तो उनको फोकस करना चाहिए कैल्शियम के ऊपर, विटामिन डी के ऊपर। अगर मुझे ओवरऑल मेरे वेलनेस की अगर किसी को चिंता है तो उसने एक मल्टीविटामिन डेफिनेटली लेना चाहिए। अगर कोई एक्टोमॉर्फ है जैसे कि जिसका मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा हाई, ठीक है, उसको कैलोरीज की रिक्वायरमेंट डाइट के थ्रू फुलफिल नहीं हो रही, तो ऐसे पर्सन को मास गेनर लेना चाहिए जिसके थ्रू उसका कार्ब्स का जो कुछ है डेली रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी और मसल कैटाबॉलिज्म नहीं होगा, ब्रेक डाउन नहीं होगा उसका। राइट राइट। ओके, यानी कि अगर मैं किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाता हूँ टू गेट द राइट न्यूट्रिशन प्लान, क्या ब्लड वर्क कंपलसरी है? या डेफिनेटली, क्योंकि बॉडी के अंदर क्या हो रहा है ना हम बाहर से देख के नहीं बता सकते। सिर्फ एक चीज़ है इंसुलिन रेजिस्टेंस, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हमें समझ में आता है बिकॉज बॉडी के ऊपर डार्क पैचेस बन जाते हैं, उसको एक्ैंथोसिस निग्रिकन्स कहा जाता है, वो समझ में आता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। बट लिपिड प्रोफाइल क्या है आपकी, कोलेस्ट्रॉल लेवल कहाँ पे, गुड कोलेस्ट्रॉल कहाँ पे, बैड कोलेस्ट्रॉल कहाँ पे, फास्टिंग ब्लड शुगर कहाँ पे, और ये सब चीज़ें जब भी कोई ब्लड वर्क करेंगे तो इट शो द मिरर, हमारी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है ना वो मिरर शो करेगा। और इट कॉस्ट अराउंड, अभी पहले से तो बहुत पैसा लगता था, अभी 1000 1200 में मैक्सिमम जितने रिक्वायर्ड वो ब्लड टेस्ट हो यानी कि जाते हैं। आपका मानना है कि लोग को हर 3 या हर 6 महीने में एक बार तो वो ब्लड वर्क करना ही पड़ेगा? डेफिनेटली करना पड़ेगा आफ्टर 6 मंथ। ठीक है। नाउ कमिंग ऑन कंजम्पशन ऑफ फूड, हम लोग बहुत पर्टिकुलर है कि हम लोग घर में क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, लेकिन बाहर जब जाते हैं तब इतना सोचते नहीं है। सही हो? सही है। आप घर पे खाते या वड़ा पाव खाते घर पे? पूछ रहा हूँ मैं। नहीं कभी नहीं होता नहीं। सनी साइड आप अंडा खाते? एग्स? एग्स नहीं, एग फ्राई? फ्रीक्वेंटली नहीं होता है बट कभी कभी हो जाता है। ठीक है। तो आप घर पे कौन सा तेल इस्तेमाल करते हैं? घर पे हम मस्टर्ड ऑयल यूज करते हैं, राइस ब्रांड ऑयल यूज करते हैं। राइट। जब बाहर से आप खाना खाने जाते हैं रेस्टोरेंट्स में, क्या आपको पता है वो किस तरह से तेल इस्तेमाल करते हैं? व्हाट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन यू आर गेटिंग इन योर बॉडी बाय कंज्यूमिंग फूड फ्रॉम आउटसाइड, नॉट नोइंग व्हाट काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट्स हैव बीन पुट टू क्रिएट दैट फूड दैट यू आर कंज्यूमिंग? कभी सोचा है? हाँ बहुत सोचा है, बिकॉज आई एम वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री, तो पता है मुझे वो क्या करते हैं। और उनका प्राइमरी कंसर्न ये होता है, कॉस्टिंग का कंसर्न होता है। तो जो वो मस्टर्ड ऑयल तो यूज़ नहीं करेंगे, पीनट ऑयल तो यूज़ नहीं करेंगे, जो सबसे मार्केट में सस्ता वाला ऑयल मिलेगा पाम वही ऑलिव? यूज़ करेंगे। हाँ पाम ऑयल है, अभी सोयाबीन ऑयल का भी प्राइस कम हो गया, सोयाबीन ऑयल है, पाम ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, मोस्टली ये यूज़ किया जाता मैं है। इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे क्योंकि जब घर पे हम लोग एक पर्टिकुलर चीज़ फॉलो करते हैं एंड वी मेंटेन दैट, जब बाहर खाते तो हम अपने हेल्थ को रिस्क पे क्यों लेके आते हैं कि चल बाहर खाता खाते, नॉट नोइंग दैट द क्वालिटी ऑफ द फूड इज डिटोरेटिंग योर बॉडी। डेफिनेटली, तो ये थिंग्स गलत है। बट आप जैसे जैसे फिटनेस फ्रेक हो जाओगे, यू विल डेवलप फूड चॉइसेस लाइक दैट, कि मैं कभी जाके बाहर फ्राइड फूड नहीं खाऊंगा, चिकन भी खाना है तो मैं ग्रिल खाऊंगा, तो ग्रिल में यूजुअली ज़्यादा ऑयल यूज़ किया नहीं जाता। करेक्ट। देन अभी लोगों में ना बीच में एक बहुत ज़्यादा फैड आया था मेयोनीज का, और सैलड को भी टेस्टी बनाने के लिए ढेर सारा मेयोनीज ऐड किया जाता था। और ये मेयोनीज किस चीज़ से बनता है, इंडिया में जो मेयोनीज बनता है वो सनफ्लावर ऑयल से बनता है, और सनफ्लावर ऑयल के अंदर फूफा ज़्यादा होता है। तो आप एक तरह से एक साइड में सैलड खा रहे हो, खुद को सेटिस्फाई कर रहे हो, हाँ मैंने सैलड खाया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाया, बट एक्स्ट्रा मेयोनीज ऐड करके आप क्या कर रहे हो। आई थिंक जितने भी ब्रांड्स है जो एक नाम नहीं लूंगा किसी ब्रांड का, बट इफ यू कैन देख, एक ब्रांड है व्हिच मेक्स अमेजिंग चिकन स्प्रेड, तो आप बोलेंगे तो मैं चिकन स्प्रेड ही खा रहा हूँ यार, which is actually healthy, मैं चिकन खा रहा हूँ, बट एक्चुअली कोई इंग्रेडिएंट्स पढ़ के देखा नहीं कि what oil is mixed for as a source of preservation। तो वो होता है, बट थैंक्स टू द सोशल मीडिया नाउ लोगों में अवेयरनेस आ चुका है कि वो लेबल पढ़ना भी लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। 2 3 4 साल पहले कोई नहीं पढ़ता था, नाउ लोग पढ़ रहे हैं कि एग्जैक्टली इसके अंदर क्या आ रहा है करके, इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या आ रहा है, प्रिजर्वेटिव कितना आ रहा है, ये सब अभी लोग धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट ही कर देंगे, कर भी रहे हैं। Hi guys, I hope you're really enjoying the podcast and the conversation that I'm having with the guest. If you have any comments or any queries, or you'd like me to invite any other guests to the podcast, please do put it in the comments, or you can DM me. This is my handle right here below. And yes, this podcast is brought to you by Andropic.
Andropic is India's #1 all-natural testosterone booster. So this is what exactly Andropic is. So it's a testosterone booster meant for every man above the age of 30. If you feel lethargic, if you're tired during the day, you're not getting good sleep, you're not able to perform well in the gym, you have one solution. That's Andropic. So make sure you just take in one capsule of Andropic at night, just before bed, and you will see magic happening from the very first capsule. Go ahead and continue watching the podcast. I'm sure you will love it till the very end. Thank you all and take care. Now, sir, आप मेयोनीज की बारे में बात कर रहे हैं, ऑयल की बारे में बात कर रहे हैं. हाँ, हम लोग भारत में रहने वाले लोग बहुत वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न कल्चर. हम लोग बहुत सारी चीज़ें कॉपी करते हैं वेस्टर्न कल्चर को लेके. Maybe the dressing, maybe the music, but that is not our important priority right here. मैं टॉकिंग वेस्टर्न कल्चर, हम खाने की बात कर रहे हैं. कोई अगर जिम में जाता है और न्यूट्रिशन मांगता है, उनको बोलते हैं कि अपना ऑयल जो है वो चेंज करो, ऑलिव ऑयल कंज्यूम करना स्टार्ट करो. वेजिटेबल्स में बोलते हैं हैव ब्रोकली, हैव एस्पैरागस. ओके, नाउ वी बीइंग इंडियंस, हमको ये सब चीज़ खाने की आदत नहीं है. Okay, but we want to obviously follow what Western culture is, because या तो आप किसी बॉडी बिल्डर को फॉलो कर रहे हैं या कोई इंटरनेशनल न्यूट्रिशनिस्ट को फॉलो कर रहे हैं जो ये चीज़ खाते हैं, ये चीज़ के बारे में बात करते हैं, इनके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं. तो हमारा बॉडी अलग है उन लोगों से, बिकॉज वी आर सॉइल इज वेरी डिफरेंट टू देयर्स. बट यस, वो जो सब्जियां है लाइक ब्रोकली एंड एस्पैरागस एंड ऑलिव ऑयल इज ऑल अवेलेबल इन इंडिया, एंड वेजिटेबल्स आर ऑल ग्रोन इन द इंडियन सॉइल. तो उसके बारे में आपका क्या टेक है? ओके, तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि वो पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर उतना रिसर्च करता है. तो जब वो रिसर्च होता है देन रिसर्च पिच किया जाता है. तो वहाँ पे पहले यूएस, कनाडा, यूरोप में रिसर्च पिच किया जाएगा, और जब वहाँ पे पिच किया जाएगा अल्टीमेटली वो रिसर्च घूमते घूमते इंडिया आ जाएगा. तो हम कहीं पे तो लैकिंग हो रहे हैं. हमारे पास भी काफ़ी अच्छी न्यूट्रिएंट डेंस चीज़ें हैं कि जो हम ग्लोबल मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं. एग्रीकल्चर कमोडिटी में राइट नाउ वी आर एक्सपोर्टिंग बासमती राइस एंड ओनियन, बट बाकी काफ़ी सारी चीज़ें भी है कि जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिनके न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं. बट इसके लिए हमें पर्टिकुलर इसके ऊपर रिसर्च करना पड़ेगा. हमारी गवर्नमेंट को, हमारी यूनिवर्सिटीज़ को पर्टिकुलरली फंडिंग करना पड़ेगा. और जब ये रिसर्च अच्छे से निकल आएगा कि ये हमारी हेल्थ के ऊपर बहुत पॉजिटिव इफेक्ट ला रहा है, तो इसका डंका बजा बजा के दुनिया में बताना पड़ेगा. इस वजह से हमारे फार्मर्स को भी हेल्प होगी और वो उनका प्रोड्यूस भी ग्लोबल मार्केट में उसकी डिमांड काफ़ी बढ़ेगी. ना आपके क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ कि ये ऑलिव ऑयल हेल्दी होता है नहीं होता है. तो जब भी कभी हम ऑयल की तरफ देखते हैं ना, तो हर किसी एक प्रोफाइल होती है कि उसके अंदर सैचुरेटेड फैट कितना है, मोनो अनसैचुरेटेड फैट कितना है, पॉली अनसैचुरेटेड फैट कितना है. तो अगर आप मेडिकल टेक्स्ट बुक निकाल के देखोगे तो उसमें लिखा है कि जो सैचुरेटेड फैट का कंजम्पशन अगर एक्सेस अमाउंट में किया जाएगा, 7 to 8% हमारी कैलोरी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा अगर हम सैचुरेटेड फैट खाएंगे तो ये बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल की लेवल है उसको बढ़ाने में हेल्प करता है. सेकंड थिंग कि जो मूफा होता है, मोनो अनसैचुरेटेड फैट होता है, वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है. एंड थर्ड थिंग कि जो पूफा होता है, पॉली अनसैचुरेटेड फैट है, उसका कंजम्पशन हमने ज़्यादा नहीं करना चाहिए. तो ऑलिव ऑयल की अगर हम प्रोफाइल देखेंगे तो ऑलिव ऑयल मार्केट में काफ़ी तरह के अवेलेबल होते हैं. एक तो होता है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, इसका मतलब वो कोल्ड प्रेस से है. करेक्ट. इसके अंदर जो बट एक्स्ट्रा वर्जिन ज़्यादा करके वो लोग सैलेड में यूज़ करते हैं. इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर कुकिंग. बट मैं आता हूँ वहाँ पे. तो ऑलिव ऑयल का ना जो मूफा का कंटेंट होता है वो 74 to 75% होता है. दैट इज वाई वो हेल्दी होता है हमारे लिए. बट अगर मैं ऑलिव ऑयल को कुकिंग में यूज करूंगा, तड़का मारने के लिए यूज करूंगा, जैसे ही वो बॉइलिंग पॉइंट, स्मोकिंग पॉइंट पे पहुंचेगा तो मूफा बहुत अनस्टेबल होता है. उसका जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और वो पूफा में कन्वर्ट हो जाएगा. सो ऑलिव ऑयल तो मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा कुकिंग के लिए यूज करने के लिए. ऑलिव ऑयल यूज करना है तो सिर्फ और सिर्फ सैलेड ड्रेसिंग के लिए आप यूज कर सकते हो. हाँ, डेफिनेटली हेल्थ बेनिफिट है. बट इंडिया में ऐसा कुछ ऑलिव ऑयल की जो प्रोफाइल है उसके आजू बाजू कोई इंडिया में ऑयल है क्या? तो डेफिनेटली है. जैसे कि मस्टर्ड ऑयल है, बट मस्टर्ड ऑयल में एक पंजेंट स्मेल होता है, और जो नॉर्थ इंडियन होते हैं उन्होंने वो बचपन से खाया होता है, उनको कुछ अलग नहीं लगता है. बट जो साउथ इंडिया से, जो सेंट्रल इंडिया से, वो टेस्ट से वो एक्युमुलेटाइज नहीं कर पाते. तो फिर महाराष्ट्र में क्या यूज होता है, तो जो ग्राउंड नट ऑयल होता है उसका भी न्यूट्रिशन प्रोफाइल ऑलिव ऑयल की तरह नहीं है, मस्टर्ड ऑयल की तरह नहीं है, बट अच्छा है. उसके अंदर जी
भी मूफा का कंटेंट अच्छा है, वो भी हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है। देन एक सेसमी सीड ऑयल आता है, वो भी हेल्थ के लिए अच्छा है। बट ऐसा नहीं है कि अगर आपको हेल्दी खाना है तो एस्पैरागस ही खाना है, ब्रोकली खाना है और यही मशरूम ही खाना है। अगर देखो मैं सैलड में बोलता हूँ आपको, एक पर्टिकुलर ग्लोबल रेस्टोरेंट ये है, जाइंट है, इंडिया के अंदर भी वो फंक्शन करता है, तो वहाँ पे मैं 250-300 रुपए देके सैलड परचेस कर रहा कहाँ हूँ, पे? ठीक है, नाम नहीं लूंगा, वो होटल का नाम है एक अच्छा। पर्टिकुलरली, ठीक है। और अगर मुझे फाइबर ही कंज्यूम करना है तो मैं घर पे आऊंगा, फेनुग्रीक मेथी की सब्जी लेके आऊंगा, बोलूंगा ये मेथी का पूरा सब्जी अकेला मैं खाने वाला हूँ, तो वो 250 रुपए देख के भी उतना ही फाइबर मिलने वाला है, और फेनुग्रीक कंज्यूम करने से उसके इक्विवेलेंट मिलने वाला है got it. फाइबर। तो जितनी हमारी पास ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, हर किसी के अंदर फाइबर है। हमें उसके लिए ब्रोकली, एस्पेरेगस Nothing special. नथिंग स्पेशल, बट एस्पेरेगस की एक खास प्रॉपर्टी है कि ये डायूरेटिक की तरह काम करता है, और ये डायूरेटिक की तरह काम करता है तो वाटर बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल ज़्यादा होने की वजह से जो वाटर होल्डिंग होता है ना, उसको कम करने में हेल्प करता है। और अल्टीमेटली वहाँ का रिसर्च है, इंडिया की कुछ वेजिटेबल होगी जो डायूरेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, बट स्टिल डेट वी डोंट नो। सो ऐसा नहीं है कि ब्रोकली खाना ही नहीं चाहिए। मुझे पर्टिकुलरली आप मुझे पूछोगे, मुझे ग्रिल करके ब्रोकली बहुत पसंद आता है। जब मैं उसको ग्रिल करता हूँ तो चिकन ब्रेस्ट के साथ मुझे बहुत बढ़िया लगता है। एस्पेरेगस इतना इजीली अवेलेबल नहीं होता है, कभी कुछ नहीं है तो ब्रेकफास्ट में मशरूम, चीज, चिली फ्लेक्स डाल के, वो भी मुझे बहुत बढ़िया लगता है। उसका जो कार्बोहाइड्रेट्स कंटेंट है काफ़ी कम है, तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम है, वो मेरी हेल्थ के लिए अच्छा है। Right. बट ऐसा नहीं है कि आप नहीं खाना चाहिए, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो। एवोकाडो का भी ऑयल का प्रोफाइल काफ़ी अच्छा है, मूफा काफ़ी अच्छा है, अगर आप खा रहे हो तो डेफिनेटली कंज्यूम कीजिए। Right. Now speaking of something, a very important part is gut health. ओके How important is gut health for a person? ओके And उसको maintain करने के लिए what is the right food that is needed to maintain your gut health? ओके ठीक है। तो बेसिकली गट हेल्थ कौन गवर्न करता है ह्यूमन बॉडी के अंदर? तो हमारे गट के अंदर बैक्टीरियाज होते हैं, बिलियन ट्रिलियंस बैक्टीरिया है। तो ये जो गट बैक्टीरिया होता है हर बुक में अलग अलग दिया है, बट रफली 2 पाउंड से 3 पाउंड इतना वेट होता है उनका। हमारे गट के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं, काफ़ी ढेर सारी डाइवर्सिटीज होती है। तो और ये अल्टीमेटली गट बैक्टीरिया क्या है या गट माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? ऑल दिज आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन के साथ हमारे साथ रहता है। अगर हमारी गट हेल्थ अच्छी है तो हमारा गट ब्रेन एक्सेस होता है वो परफेक्ट रहेगा, हमारी इम्यूनिटी बूस्टअप रहेगी, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, ढेर सारी अच्छी चीज़ें होगी। ये जो गट बैक्टीरियाज है ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स क्रिएट करते हैं, जिस वजह से कोलोन कैंसर प्रिवेंट होता है, गट लाइनिंग अच्छी रहती है। तो ये सब चीज़ें गट हेल्थ अच्छी होने से होता है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि इसको हेल्दी रखने के लिए क्या करना चाहिए? तो अल्टीमेटली गट क्या है? गट के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ऑल दिस आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जिस तरह से हमें फूड लगता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट लगता है, तो इनको सर्वाइव करने के लिए भी क्या लगेगा? फूड लगेगा। ठीक है, अगर हम इनको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फूड प्रोवाइड करेंगे तभी जाके इनकी कॉलोनी पॉलिफरेट होगी, इनका काउंट बढ़ेगा। तो मान के चलो ये फूड क्या होता है? अगर मैं कोई बंदा है कि जो दिन में सिर्फ वाइट ब्रेड कंज्यूम कर रहा है, तो जब वो वाइट ब्रेड कंज्यूम कर रहा है तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टार्च है, और वो इजीली ब्रेक डाउन होने वाला कार्बोहाइड्रेट से, तो उसका डाइजेशन होके एब्जॉर्प्शन होके स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड के अंदर एंटर कर रहा है। तो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फूड कहाँ से मिल रहा है? उनको भी सर्वाइव करने के लिए फूड चाहिए नहीं चाहिए? Absolutely. तो डेफिनेटली, तो इनको जो फूड होता है ना उसको हम कहते हैं प्रीबायोटिक फूड। ठीक है, तो प्रीबायोटिक फूड यानी कि ऐसी चीज, ऐसा कार्बोहाइड्रेट्स की जो ह्यूमन बॉडी डाइजेस्ट ना करे। ह्यूमन बॉडी वो डाइजेस्ट नहीं करती है, तो वो क्या होता है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन से ट्रैवल करके लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है। जैसे लार्ज इंटेस्टाइन में ये पहुंचता है, जो फूड हम डाइजेस्ट नहीं कर पाए, जो कार्बोहाइड्रेट हम डाइजेस्ट नहीं कर पाए, तो गट बैक्टीरिया उसके ऊपर पार्टी स्टार्ट कर देते हैं। तो ये फूड क्या होता है? इट इज बेसिकली प्रीबायोटिक फूड, दैट्स मींस फाइबर। Okay. तो ये सोल्यूबल फाइबर है, तो हमारे डाइट के अंदर सोल्यूबल फाइबर चाहिए, बट किसके लिए चाहिए? क्योंकि हमारे गट बैक्टीरिया के लिए वो एज अ फूड सोर्स काम करता है। So we talking on probiotic. So can you elaborate on it, please? अगर तो सोल्यूबल फाइबर हमें कंज्यूम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमारी बॉडी ब्रेक डाउन ना करे, बट वो हमारे गट के अंदर जाके उसका फर्मेंटेशन हो।
तो सोल्यूबल फाइबर हर किसी में, हर जो कोई हम कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करते हैं, जैसे कि पल्सेस है, पल्सेस के अंदर अवेलेबल होता है, फ्रूट्स के अंदर अवेलेबल होता है, बनाना के अंदर अवेलेबल होता है। सोल्यूबल फाइबर की एक प्रॉपर्टी होती है, जब वो वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाता है ना, वो जेल लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। जैसे कि ओट्स, जब भी हम ओट्स कुक करने से पहले अगर उसको हाथ लगाएंगे तो स्टिकी स्ट्रक्चर नहीं होता है, बट जैसे ही बॉईल करेंगे, हाँ। बॉईल पानी डालेंगे, बॉईल करेंगे, उसके अंदर का सोल्यूबल फाइबर बाहर निकल के आता है। और ये सोल्यूबल फाइबर हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, बट हमारे गट बैक्टीरिया उसको ब्रेक डाउन करके उनकी कॉलोनी बढ़ा सकता है। अच्छा, सो टेल मी वन थिंग, नॉर्मली पहले के ज़माने में लोग गट के लिए कुछ करते नहीं थे। ओके, अभी देयर आर थिंग्स अवेलेबल इन द मार्केट फॉर योर गट। क्या चीज़ है कि अब नहीं मिल रहा है जो पहले मिलता था? ओके ग्रेट। ओके, इसको एलाबोरेट करता हूँ। देखो, अभी मैंने आपको जो टर्म एक्सप्लेन किया है ना सोल्यूबल फाइबर का, दैट इज अ प्रीबायोटिक फूड, और वो होता है हमारे ओनियन के अंदर फॉस, फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड, मोस्ट ऑफ सप्लीमेंट के अंदर भी फॉस ऐड किया जाता है। और जो अभी आपने जो पूछा है ना, दैट इज अ प्रोबायोटिक फूड। ठीक है, यहाँ पे ओ का डिफरेंस है। जब प्रोबायोटिक कहते हैं तो लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे कि मार्केट में योगर्ट आता है, योगर्ट आता है, कर्ड आता है। तो जब हम इसको कंज्यूम कर रहे हैं, वी आर एक्चुअली कंज्यूमिंग द बैक्टीरियाज, और ये बैक्टीरियाज आगे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कॉलोनी ग्रो करेंगे उनके। ओह, इज इट? वी आर कंज्यूमिंग अ तो बैक्टीरिया। पहले क्या कंज्यूम करते थे? तो अभी जो आप बोल रहे हैं याकूल्ट और योगर्ट आया हुआ ओके है, ओके तो ओके। पहले जब हमारे दादा दादी थे, उनके ज़माने का कौन सा याकूल्ट था? हाँ, नहीं था। तो इसको ना थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा हमें। तो हमें सुपरमार्केट से ही प्रोबायोटिक मिलेगा ये ज़रूरत नहीं है। जो हम घर के अंदर कर्ड कंज्यूम करते हैं, तो कर्ड के अंदर भी लाइव माइक्रो जिंदा बैक्टीरियाज होते हैं। क्या होता है, जब हम दूध को लूक वार्म करते हैं, उसके बाद 1 चम्मच उसके अंदर कर्ड ऐड करते हैं। तो हम कर्ड ऐड कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, वी आर एडिंग द लाइव बैक्टीरिया। बैक्टीरियाज। और फिर वो क्या करेगा, ओवरनाइट लेगा और उसकी कॉलोनी बढ़ाएगा, और कॉलोनी बढ़ा के कर्डिंग की प्रोसेस कंप्लीट करेगा। और जब मैं सुबह उठ के उस कर्ड को कंज्यूम करूंगा, आई एम कंज्यूमिंग द बैक्टीरिया। उसका बाद उसका ही बटर मिल्क है, उसके अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। साउथ इंडिया में कांजी कंज्यूम किया जाता है, फर्मेंटेड राइस प्रोडक्ट है, वो भी हम एज अ बैक्टीरिया ही कंज्यूम कर रहे हैं ना। तो ये सब चीज़ है। बट अभी पुराने ज़माने में ना हमारा एक्सप्लोजर नहीं था पेस्टिसाइड्स को। ठीक है, अभी जो कुछ हम फ्रूट्स वेजिटेबल कंज्यूम कर रहे हैं, उसके ऊपर पेस्टिसाइड्स का काफ़ी सारा छिड़काव होता है, काफ़ी सारे फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, और वो हम कंज्यूम कर रहे हैं, हेवी मेटल्स कंज्यूम कर रहे हैं, वो ये हमारी गट की कॉलोनी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। सेकंड थिंग, पुराने ज़माने में ना जो बर्थ होता था वो नेचुरल बर्थ होता था, और जब बर्थ नेचुरल होगा, नेचुरल बर्थ कैनॉल से बेबी पास होगा, तो उसको कल्चर मिलता था वहाँ पे। बट अगर किसी का बर्थ सी सेक्शन से हुआ है, यानी नेचुरल बर्थ कैनॉल से ना आके ऊपर से ही आया सी सेक्शन के थ्रू, तो उसको वो कल्चर ही नहीं मिल रहा है। तो स्टडीज ये बता रही है कि जिनका सी सेक्शन के थ्रू बर्थ हुआ है, उनकी इम्यूनिटी लिटिल बिट कॉम्प्रोमाइज होती है, जिनके नेचुरल बर्थ हुआ है। और पुराने ज़माने में फूड की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी। हाइब्रिड वर्जन, कुछ भी हाइब्रिड वर्जन नहीं था, जो कुछ था आजकल सब कुछ हाइब्रिड ही 100% मिलता। ऑर्गेनिक था। बट अभी जो भी मिलता मार्केट में, एनी फ्रूट्स एंड Everything- वेजिटेबल्स, एनीथिंग दैट यू कंज्यूमिंग, हाइब्रिड ही मिलता है। एग्जैक्टली, हाइब्रिड मिलता है, ऑर्गेनिक भी है, फिर भी वो हाइब्रिड है, बट उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आप कुछ खरीदना चाहते हो, आप कोई ऐप खोल के कुछ मंगाना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर अनियंस मंगाओगे, वहाँ पे दिखेगा आपको 27 रुपीज किलो अनियंस, Yeah. लेकिन ऑर्गेनिक अनियन, सिर्फ ऑर्गेनिक शब्द लिख के वो सेम चीज वो लोग बेचते 60-70 रुपए में। तो लोग खरीदते क्योंकि ऑर्गेनिक सुन बट के। स्टिल इफ यू आर परचेसिंग ऑर्गेनिक, उसका मतलब ये है कि उसकी जो उपज हुई थी ना, उसके अंदर पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर यूज नहीं हुआ है, बट इट इज स्टिल हाइब्रिड वैरायटी। और हाइब्रिड वैरायटी में क्या हुआ है, तो हाइब्रिड को अगर कंज्यूम नहीं करे, अगर नेचुरली हाइब्रिड टर्म इज नॉट यूज्ड, तो क्या फर्क पड़ेगा बॉडी में, न्यूट्रिशन में? इस अगर एक फॉर एग्जांपल एक एप्पल की बात करें, एक एप्पल विच इज हाइब्रिड एंड नॉर्मली ग्रोन एप्पल, न्यूट्रिशन वैल्यू क्या फर्क पड़ेगी? हर कुछ 101% उसका कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन वैल्यू डिफर जैसे करेगा। कि जैसे कि मैं वीट के एग्जांपल के साथ आपको बता सकता हूँ। तो वीट अगर आप देखोगे ना, उसको अगर हम उसकी डिवाइड करेंगे, तो सेंटर का जो पार्ट होता है एंडोस्पर्म होता है, उसके अंदर ढेर सारा स्टार्च होता है। ऊपर का जो कवरिंग होता है, दैट इज अ ब्रैन, वो फाइबर होता है। और जहाँ से जब आप वीट को सॉइल के अंदर सो करोगे, वहाँ से जर्मिनेशन होता है, करेक्ट। वीट जर्मिनेशन होता है।
जहाँ से स्प्राउट का जर्मिनेशन, तो वो जर्म होता है। तो जर्म के अंदर क्या होता है, ढेर सारा न्यूट्रिएंट होता है। और न्यूट्रिएंट क्यों होता है, क्योंकि जर्मिनेशन करना है। बट जब वो हाइब्रिड वर्जन आता है ना मार्केट में, तो हाइब्रिड वर्जन आप स्नो भी करोगे ना सॉइल में, वो ग्रो नहीं करेगा, बिकॉज उसका जो न्यूट्रिएंट डेंस वाला पार्ट है, हाइब्रिड करने के चक्कर में वही कम हो गया, उसका एंडोस्पर्म बढ़ाया गया। अगर एंडोस्पर्म बढ़ेगा तभी स्टार्च का यील्ड बढ़ेगा, तभी उस प्रोडक्ट का यील्ड बढ़ेगा। तो आप मुझे सिर्फ गेहूं का मेरे को उदाहरण दे रहे हैं, एग्जांपल दे रहा हूं। सो इफ आई कंपेयर इट टू एनी वेजिटेबल दैट इज हाइब्रिड, इज द सेम थिंग। सेम थिंग। तो हम लोग जो खा रहे हाइब्रिड खाने के बावजूद भी वी नॉट गेटिंग मच न्यूट्रिशन एज पर जो रिक्वायरमेंट है। या डेफिनेटली, इसीलिए हमें सप्लीमेंटेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है नाउअडेज। हमें दैट मींस हर एक इंसान जो एनी पर्सन, एनी लेमैन जो नॉर्मल सब्जी खा रहा है, वो खा रहा है क्योंकि उसको वो सब्जी से न्यूट्रिशन मिलती है। वो न्यूट्रिशन उसको उतना मिलता ही नहीं मिलता है। तो मैं चैलेंज करता हूँ, मेरे पास जितने क्लाइंट आते हैं ना, एवरीबडी इज कैपेबल टू पे 1000-2000 रुपीज। हर किसी को बोलता हूँ भाई ब्लड टेस्ट करा लो आपका। मैं मुझे कुछ सप्लीमेंट बोलूंगा नहीं, मैं बोलूंगा तो बोलेंगे विटामिन डी, विटामिन D12 मल्टीविटामिन लेना है क्या, क्यों लेना है, क्या लेना है, फूड सब्जी यहाँ फलाना ढिमका से मिल रहा है नहीं मिल रहा है। सिर्फ ब्लड रिपोर्ट करा लो, आपको आपका समझ में आ जाएगा। आप ही बोलोगे सर विटामिन डी बहुत कम आया मेरा, अभी क्या करूँ विटामिन डी के लिए, वो सामने से ही पूछे। पर ज्यादा करके लोगों का विटामिन डी कम होता है, ज्यादा प्रैक्टिकली एवरीबॉडी, बिकॉज सभी लोग अगर लेट उठते या तो 4 व्हीलर में जाते, लॉट ऑफ पीपल नॉट इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द सन एंड दैट टू अर्ली मॉर्निंग। या तो 20 मिनट्स का सन एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, और विटामिन डी का फूड सोर्सेस से थ्रू भी मिलता है बट काफी कम मिलता है। तो इस वजह से विटामिन डी का मैक्सिमम लोगों में डिफिशिएंसी आ रहा है। सो इन शॉर्ट हम लोग एक्चुअली जो खा रहे उसमें न्यूट्रिशन ना के बराबर है, ना के बराबर नहीं। फाइबर मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहा है, बट जो एक्चुअल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर, हाँ विटामिन मिनरल्स का क्वांटिटी कम हो चुका है। 101% विटामिन मिनरल्स का क्वांटिटी कम हो चुका है। सो वो बैलेंस करने के लिए हमें सप्लीमेंटेशन की जरूरत है ही। सो वो बॉटम लाइन है, इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। तो बॉटम लाइन ऑफ दिस टॉपिक इज, आपको अगर एक हेल्दी मील चाहिए, एक हेल्दी मील में आपको विटामिन्स और मिनरल्स तो मिलेगा ही नहीं आपकी न्यूट्रिशन में, आपको बाय डिफॉल्ट सप्लीमेंट से ही कवर करना पड़ेगा। इफ अगर कोई बहुत ज्यादा पैसा स्पेंड कर रहा है, उसके पास 1-2 लोग हैं उसके आगे पीछे उसका मील प्लानिंग करने के लिए, मील डिजाइन करने के लिए, तब उसको मिल सकता है। बट लेमैन को पॉसिबल नहीं है कि वो उतने फूड चॉइसेस भी उसके पास अवेलेबल नहीं है कि जो उसकी विटामिन मिनरल्स की रिक्वायरमेंट फूड के सोर्सेस के कर सके। ओके सर, माय क्वेश्चन टू यू इज, अगर एक इंसान जिम जा रहे हैं एंड उसको कैलोरी डेफिशिएंट का डाइट है, हाउ इज हिज न्यूट्रिशन साइकिल गोइंग टू बी? ओके, तो सबसे पहले कैलोरी डिफिशिएंट अचीव करना है तो आपको कार्बोहाइड्रेट के पोर्शन के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। तो आप कार्ब्स कट डाउन करोगे, मोस्टली लंच डिनर ब्रेकफास्ट से कट डाउन करोगे। बट जब आप कार्ब्स को कट डाउन करोगे, जितना राइस खा रहे हो तो उतना नहीं खा रहे हो, जितनी रोटी खा रहे हो तो उतना रोटी नहीं खा रहे हो, तो आपका जो एपेटाइट है फुलफिल नहीं आएगा, फीलिंग नहीं आएगी आपने खाना खाया है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो फाइबर को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। लंच और डिनर मेजर मील के अंदर बड़ा पोर्शन फाइबर का रखना पड़ेगा। और फाइबर खाने से सटाइटी अचीव नहीं होती, तो वो अचीव करने के लिए आपको गुड फैट भी यूज़ करना पड़ेगा, जैसे कि आपका ऑलिव ऑयल हो गया। ठीक है, आप ऑलिव ऑयल ऐड कर सकते हो, जिसके अंदर मुफा ढेर सारा है वो ऐड कर सकते हो। MCT ऑयल ऐड कर सकते हो, कोकोनट ऑयल ऐड कर सकते हो। तो आपको फाइबर और फैट इनका कॉम्बिनेशन करके कार्ब्स को कट डाउन करना है। देन सेकंड थिंग, प्रोटीन। तो जितना पहले कोई प्रोटीन ले रहा था उससे लिटिल बिट अमाउंट में उसको थोड़ा ज़्यादा प्रोटीन लेना पड़ेगा, बिकॉज देयर भी चांस कि आप जब कैलोरी डिफिशिएंट पे रहोगे, आपकी बॉडी की एनर्जी की रिक्वायरमेंट डाइट के थ्रू फुलफिल नहीं हो रही है, बॉडी की रिक्वायरमेंट उसको फैट का ब्रेक डाउन करके फुलफिल करनी है। बट वो ऐसे होने वाली चीज़ नहीं, इट विल टेक टाइम टू अडॉप्ट दैट। तो फिर क्या होगा, उस ड्यूरेशन में बॉडी देयर में भी चांस कि एक्सट्रीम कैलोरी डिफिशिएंट में बॉडी मसल को ब्रेक डाउन कैटाबोलाइज कर देगी। तो वो कैटाबोलिज्म प्रिवेंट करने के लिए एक एडिक्वेट अमाउंट में आपको प्रोटीन लेना पड़ेगा। एंड थर्ड थिंग, फैट के बारे में हमने तो बात की है कि फैट भी हमें लेना है, बट कौन सा फैट लेना है, देयर इज अ वैरायटी ऑफ फैट अवेलेबल इन द मार्केट। जैसे कि डालडा है, मार्गेरिन है, इट कंटेन अ ट्रांस फैट, वो नहीं लेना, बट वो अच्छा नहीं है, करेक्ट नहीं है, वो लेना ही नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज अ बैड फैट। अगर बुचर के पास कोई जाता है, बोलता है मेरे जिम वाले सर ने बोला है 100 ग्राम फैट लेना है, अभी तू क्या कर, 200 ग्राम चिकन दे, 200 ग्राम चिकन के साथ 100 ग्राम चर्बी दे दे जिसके अंदर एनिमल फैट है, तो इट इज ऑल्सो बैड फैट। तो वो भी नहीं लेना है हमें। जो गुड फैट है ना,
वो गुड फैट का पोर्शन हमें इंक्लूड करना है डाइट के अंदर। और फोर्थ थिंग, जब आप कैलोरी डिफिशिएंट पे जाते हो ना, बॉडी के अंदर उधम मचा होता है, बॉडी परेशान होती है क्योंकि उसको इजीली ग्लूकोज का एक्सेस नहीं होता है। अभी उसको फिक्स डिपॉजिट ब्रेक डाउन करना है। कौन सा है फिक्स डिपॉजिट? फैट के अंदर का। और फैट भी बोलता है अरे भाई नहीं, मुझे संभाल के रखो, जब अकाल पड़ेगा ना तब मेरा ब्रेक डाउन करो। तो वो भी इजीली ब्रेक डाउन करने के लिए, छोड़ने के लिए रेडी नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें विटामिन मिनरल्स की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। स्पेसिफिकली विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है ना, वो एनर्जी इल्डिंग में हेल्प करता है एज ए एंजाइम, को एंजाइम करके। तो बी कॉम्प्लेक्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए कुछ विटामिन मिनरल्स होते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरह से आप कार्ब्स को कट डाउन करोगे, फाइबर को, गुड फैट को इंट्रोड्यूस करोगे, प्रोटीन का पोर्शन लिटिल बिट इंक्रीज करोगे जो आपकी रिक्वायरमेंट उससे थोड़ा ज़्यादा, एंड विटामिन मिनरल्स के ऊपर डेफिनेटली फोकस करोगे। और ये करने से विद इन अ मंथ ऐसा कुछ मैजिक नहीं होगा। दैट पर्सन, अगर कोई अच्छे से कैलोरी डिफिशिएंट में जा रहा है, दैट पर्सन नोटिस चेंज फ्रॉम डे 2, डे 3, बट इंचेस में, वेइंग स्केल में रिजल्ट लेट डिलीवर्ड होगा, बट उसका जो वेलनेस का फीलिंग होता है, वेल बीइंग का फीलिंग है वो होता है, वो डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएगा। Superb. So, Dr. Rahul, I think we had a very nice conversation on nutrition today. We've got a couple of more topics that we're going to be talking on. ये तो शुरुआत की हम लोगों ने, और टॉपिक्स बात करने वाले। मोर सीरीज ऑफ आवर्स गोइंग टू कम आउट ऑन द एंट्रोपिक माइंड टेस्टिंग पॉडकास्ट, बट you remove time, you came down to the studio, sir. Thank you very much for making it possible. And जैसे आपने अगर मेरा पॉडकास्ट देखा होगा, जो जितने भी गेस्ट आते हैं उनको मैं खाली हाथ जाने नहीं दूंगा। सो आपके लिए एक छोटा सा तोहफा from the entire team of Anthropic Mic Testing, sir. थैंक यू very much, और sir. आपने मुझे बुलाया, मुझे भी बात करके काफी अच्छा लगा। आपने सवाल काफी अच्छे पूछे। थैंक यू सर। आपका एनवायरनमेंट, यहाँ की वाइब बहुत पॉजिटिव है। जो कोई यहाँ पे आएगा, दैट पर्सन डेफिनेटली फील दिस पॉजिटिव वाइब। एंड थैंक यू सर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट, जो कुछ आपका आगे प्लान है। थैंक यू सर। थैंक यू डॉक्टर राहुल। थैंक यू वेरी मच, इट मीन्स अ लॉट। Thank you so much and all the very best, sir. Thank you. Thank you.